नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर के साथ। यूपी डिफेंस एक्सपो का आगाज आज से हो रहा है। आज से 5 दिनों तक चलेगी प्रदर्शनी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इनके साथ होंगे। रक्षा प्रदर्शनी में देश की 857 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और प्रदर्शनी में 172 कंपनियां विदेशी शामिल हैं। तो चलिए अब आपको लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो में होगा क्या क्या, इसकी जानकारी भी देते हैं। लखनऊ में लगा एशिया का सबसे बड़ा हथियारों का मेला है। पीएम मोदी करेंगे 11वीं डिफेंस एक्सपो का आज आगाज। पूरी दुनिया देखेगी भारतीय सेना का शौर्य। 5 से 7 फरवरी तक आमंत्रित लोगों के लिए यह खुला रहेगा। 8 से और 9 को इसे आम जनता के लिए खोला जाएगा। आपको बता दें कि भारत की 857 और विदेश की 172 कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। धनुष तोप से लेकर तेजस जेट तक बढ़ाएंगे देश का गौरव। डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी हथियारों की धूम रहेगी। देश के कई बड़े रक्षा उत्पाद भी नजर आएंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त पूरी खबर पर बने हुए हैं। राजीव, वाकई में कह सकते हैं कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि मेजबानी का जो सौभाग्य है वो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। तो फिलहाल आज का क्या कुछ कार्यक्रम है, जानकारी चाहेंगे आपसे राजीव। देखिए, यकीनन आज एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1:30 बजे इस डिफेंस एक्सपो का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान जो देश दुनिया के 1028 रक्षा हथियारों से जुड़ी कंपनियां इस एग्जीबिशन में शामिल हो रही हैं, जिसके मद्देनजर हिंदुस्तान द्वारा अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। जो विदेशों से लोग आए हैं, खासकर यूएस से जुड़े लोग या अफ्रीकन कंट्री से जुड़े लोग, वो हिंदुस्तान की सैन्य क्षमता को देखने के लिए खासा उत्साहित है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस डिफेंस एक्सपो के दौरान हजारों करोड़ का निवेश हो सकता है भविष्य में, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही देश का रक्षा मंत्रालय भी खासा उत्साहित है। और यही कारण है कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे इवेंट की कमान संभाली है और कल उन्होंने ये दावा किया है कि जिस तरह से देश और उत्तर प्रदेश को डिफेंस इंडस्ट्री का एक हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें ये डिफेंस एक्सपो काफी सहायक होगा। और ये आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, उसकी तैयारी के मद्देनजर ये डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया है और इसमें आने वाले समय में युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश और देश की भी आर्थिक हालात ठीक होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इस डिफेंस एक्सपो में लोगों को आकर्षित करने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। निवेशकों को जहां भारत में बने हथियारों का प्रदर्शनी लगाई जाएगी, वहीं उनका लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा। बिल्कुल राजीव, ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डिफेंस एक्सपो जिसकी मेजबानी का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को मिला है और जाहिर सी बात है कि निवेश की कई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो लखनऊ में यूपी डिफेंस एक्सपो का आज से आगाज हो रहा है, लेकिन कल सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने डिफेंस एक्सपो के बारे में जानकारी दी और देश की ताकत को दिखाने का भी एक जरिया बताया। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना के साथ ही डिफेंस एक्सपो का आज आगाज हो रहा था, जो साल दर साल चलता रहा है और सीएम योगी ने कहा है कि अब यूपी डिफेंस हब बनाने की तरफ बढ़ चुका है, जबकि राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारा लक्ष्य विश्व स्तर की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भारत केवल अब इंपोर्ट ही नहीं करेगा, बल्कि इस क्षेत्र में हम एक्सपोर्ट बनने की ताकत के रूप में, एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। इसके लिए भी और साथ साथ यहां पर व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन की दिशा से भी
डिफेंस एक्सपो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर आया है। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। मित्रों, हम भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तैयार कर रहे हैं और इसके लिए डिफेंस एक्सपो एक सबसे उचित प्लेटफॉर्म होगा और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए भी यह डिफेंस एक्सपो सहायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आज हम विश्व की आर्थिक शक्ति बनने का स्वप्न ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम आश्वस्त हैं कि हमारा भारत यह विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हम 2024 तक ही बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि यह डिकेड समाप्त होते होते हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर। तो लखनऊ में लगने वाला है एशिया का सबसे बड़ा हथियारों का मेला। डिफेंस एक्सपो आज से शुरू हो रहा है और इस प्रदर्शनी के जरिए देश और दुनिया देश की सेना का दमखम देखेगी। देश की ताकत दिखाने के लिए हथियारों की प्रदर्शनी तो लगाई गई है, लेकिन एक वॉर जोन भी बनाया गया है। देखिए, थल सेना की ताकत, वायु वीरों की वीरता, नौसेना की चपलता, सब देखने को मिलेगा नवाबों के शहर लखनऊ में। देश के जवान जब दुश्मनों से जूझ रहे होते हैं तो उनके पास मजबूत हथियारों के साथ साथ होती है जबरदस्त ट्रेनिंग, और इसीलिए डिफेंस एक्सपो में ये वॉर जोन बनाया गया है। हर 2 साल पर लगने वाले डिफेंस एक्सपो का ये 11वां संस्करण है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। 5 दिनों तक चलने वाले एक्सपो में शुरुआती 3 दिन यानी कि 5 से 7 फरवरी तक आमंत्रित मेहमान शिरकत कर सकेंगे, जबकि बाद के 2 दिन आम लोगों की एंट्री रहेगी। भारत की 857 और विदेश की 172 छोटी बड़ी कंपनियां अपने हथियारों की प्रदर्शनी करेगी। डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी हथियारों की धूम रहने वाली है। इस दौरान देश के कई बड़े रक्षा उत्पाद भी नजर आएंगे। इस मेगा शो में भारत में बने धनुष तोप से लेकर तेजस जेट तक देश की आन बान शान बढ़ाते दिखेंगे। एक्सपो के लिए खास तौर पर तैयार वॉर रूम की तस्वीर आप इस वक्त न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। ये पैदल सैनिक की जो सेना है, इन्फेंट्री, उनके हथियार हैं और एक सेक्शन में जितने भी हथियार होते हैं और कंपनी में हथियार होते हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें आप पूरी, जैसे लड़ाई में आपने कार्रवाई करनी है, वो पूरी की पूरी का आप यहाँ पर प्रशिक्षण कर सकते हैं। एक 135 देशों के सेना प्रमुखों के साथ ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे ये हथियार। वहीं वायुसेना एक्सपो के दौरान 82 तेजस मार्क 1A की डील भी करने जा रही है। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी हथियारों के सबसे बड़े मेले का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए लखनऊ तैयार है। क्या आप तैयार हैं? तो कुछ ऐसे ही हथियारों से लबरेज होते हैं हमारे देश के जवान जब वो सीमा पर होते हैं, और इसीलिए डिफेंस एक्सपो में ये दिखाने का प्रयास है कि हमारे देश की ताकत जो है वो किस तरीके से है। और ना सिर्फ बड़ी बड़ी मिसाइलें, बल्कि ये जो कंधे पर मजबूत हथियार होते हैं, इनकी वजह से ही देश के जो जवान हैं वो सीमा की सुरक्षा कर पाते हैं। वीडियो पिंक के साथ आमिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो लखनऊ में डिफेंस एक्सपो के साथ नोएडा में आज से ऑटो एक्सपो का आगाज हो जाएगा, जो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्च में लगा है। और इस मेले में कई नई गाड़ियों को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही लोगों को नए वाहन और नए मॉडल की जानकारी भी दी जाएगी। इस ऑटो एक्सपो में इस बार इलेक्ट्रिक वाहन आकर्षण का केंद्र होंगे।
आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। उस बैठक में 13 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चा होगी और माना जा रहा है कि 13 कई और अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो आज की कैबिनेट बैठक बेहद खास 13 फरवरी को पेश करेगी यूपी सरकार बजट। इस पर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव है। इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों पर भी आज मुहर लग सकती है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होनी है, चूंकि 13 तारीख को यूपी का बजट पेश होना है। इसके चलते ये कैबिनेट मीटिंग बेहद खास हो जाती है। कानूनी चालबाजी के चलते निर्भया के दोषियों की 2 बार फांसी टल चुकी है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। इस फैसले से तय होगा कि निर्भया के दोषियों को एक साथ फांसी देनी है या फिर अलग अलग फांसी पर लटकाया जा सकता है। दरअसल ट्रायल कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी थी, जिसको तिहाड़ प्रशासन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर रविवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया जाएगा। तो दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ये फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट ने रविवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2 बार फांसी टल चुकी है, जिससे निर्भया की जो मां है, जो परिजन है, वो बेहद निराश हैं और देश में चाहता है कि जल्द से जल्द इन गुनाहगारों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। तो फांसी के तख्ते पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कब इनको फांसी होगी ये देखना अब बड़ी बात है। और आज सुनवाई होगी और आज बहुत कुछ इस फैसले पर निर्भर हो जाएगा। दिल्ली में सीएम योगी के दंगल में एंट्री के बाद आपको बता दें कि सियासी पारा जो है वो गरमाया हुआ है। पहले दिन से योगी आदित्यनाथ सीएम केजरीवाल पर हमलावर हैं, लेकिन सटीक कटाक्ष करने का बहाना तब मिल गया जब न्यूज 18 पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अभी केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ा है, आगे ओवैसी भी ऐसा करने को मजबूर होंगे। केजरीवाल पढ़ने लगे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। केजरीवाल के बाद ओवैसी भी पढ़ेंगे चालीसा। दिल्ली के किराड़ी में सीएम योगी ने साधा निशाना। ओवैसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का करेंगे पाठ। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। ओवैसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा तो दिखाई देगा। आगे आगे देखिए क्या होता है। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। दिल्ली के दंगल में उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देकर सियासी माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल न्यूज 18 के मंच एजेंडा में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए थे। इसी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी यहाँ तक कह गए कि अभी तो केजरीवाल ने पढ़ी है, ओवैसी भी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। और समस्या का समाधान किस कदर, अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। ओवैसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा तो दिखाई देगा। अब असदुद्दीन ओवैसी की ओर से AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने भी जवाब दिया है और कहा है कि हमें हमारा संविधान नमाज पढ़ने की इजाजत देता है। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई है। केजरीवाल के हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भी निशाना साधा है। महेंद्र नाथ ने कहा है कि जनता जानती है कौन असली हनुमान भक्त है। जो हनुमान भक्त सच्चे हैं वह देख रहे हैं कि देश को कौन नेता मजबूती दे रहा है और दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ से देश को क्या संदेश देना चाहिए, अब दिल्ली की जागरूक जनता समझ चुकी है।
दिल्ली चुनाव को लेकर सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। सभी दल वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहते हैं। भगवान के नाम के सहारे वोट जुटाने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल ने न्यूज 18 के शो में हनुमान चालीसा पढ़ी थी। केजरीवाल ने खुद को हनुमान भक्त बताया था। केजरीवाल की चालीसा पढ़ने पर बीजेपी ने निशाना साधा था। बीजेपी ने चालीसा पढ़ने को केजरीवाल का पश्चाताप बताया था। सीएम योगी ने दिल्ली रैली में केजरीवाल को निशाने पर लिया है और ये भी कहा है कि केजरीवाल ने पढ़ ली चालीसा, अब ओवैसी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। अब असदुद्दीन ओवैसी की ओर से AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने जवाब दिया है और कहा है कि हमें हमारा संविधान नमाज पढ़ने की इजाजत देता है। कुल मिलाकर दिल्ली के दंगल में बीजेपी एक बार फिर राष्ट्रवाद और भगवा के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने भाई प्रहलाद मोदी ने नोएडा में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी है। लेकिन दिल्ली चुनाव में लगातार नेताओं की बयानबाजी पर उन्होंने कहा है कि जब पूरा तालाब गंदा है तो फिर अच्छाई की बात कहाँ होगी। इसके बावजूद उनका मानना है कि हिंदुओं के हित में काम करने वालों की सरकार ही बनेगी। मैं हिंदू होने के नाते इतना चौकस कहूँगा कि हिंदुओं के लिए जो हित का सोचता है उन लोगों की सरकार बनेगी। जब पूरा तालाब ही बिगड़ चुका है तो फिर अच्छी भाषा का ज्ञान कहाँ से लाएंगे। आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बढ़ते हैं आगे। बरेली में इन दिनों एक गुमनाम शायर की कविताएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस बुजुर्ग शायर को लोग सुनते ही उनके कायल हो जाते हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब इन्होंने भगवान राम को लेकर एक कविता लिखी और फिर उसे सोशल मीडिया में गाकर डाल दिया, जिसने सोशल मीडिया में तहलका मचा रखा है। 70 साल के मोहम्मद इलियास ने ऐसी बहुत सी कविताओं को गाया है। आज एक और कविता गाकर उन्होंने समा बांध दिया। मैं तो उस रूप से देखता हूँ कि गंगा जमुना तहजीब पर जो चीज़, चाहे वो सियासी आवाज़ हो चाहे धार्मिक आवाज़ हो, गंगा जमुना तहजीब पर जो चोट करती है वो बुरी होती है। जिसके हर सुर में तिलस्मात हो वो साज बनो, जिससे पत्थर भी पिघल जाए वो आवाज़ बनो, जिससे पत्थर भी पिघल जाए वो आवाज़ बनो, जो कि हर दिल में समा जाए वो अंदाज बनो। इल्तजा है मेरी आपस में सब हमराज बनो, मेरा तखल्लुस भी यही। इल्तजा है मेरी आपस में सब हमराज बनो, मादरे हिंद की मर्जी है सब नेक बनो, मुल्क को आगे बढ़ाना है तो बस एक बनो। जय हिंद जय भारत। इधर बरेली में एक चिटफंड कंपनी ने हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगाकर फरार हुआ है। कंपनी पर आरोप है कि पैसे डबल करने का लालच देकर करीब 300 करोड़ जुटाकर रफू चक्कर हो गया और इस धोखाधड़ी के बाद अब लोग थाने और चौकी के चक्कर लगा रहे हैं ताकि कंपनी के डायरेक्टर नरेंद्र पाल गंगवार को गिरफ्तार किया जा सके ताकि रकम को निकाल पाए। दरअसल लोगों ने बताया गया है कि डायमंड इंफ्रालैंड डेवलपर्स ने इन्वेस्ट करने पर 5 साल में दोगुनी रकम मिलेगी। इस लालच में पड़कर 5000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी पूंजी फर्जी कंपनी में फंसा दी, लेकिन अब कंपनी फरार हो चुकी है। तो 5000 लोगों की पूंजी लेकर कंपनी फरार हो गई है। तस्वीर हम आपको दिखाएं किस तरीके से लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये आरोपी पकड़ा जाए, उनके पैसे उनको वापस मिले। ये सर डायमंड इंफ्रालैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी जो अमोद सुपर सिटी से ऑफिस चलता था और ये 22 सितंबर 2011 को रजिस्टर्ड हुई थी कंपनी। इस कंपनी में हम लोगों ने सबने इन्वेस्ट किया था और वो पैसा टाइम भी हो गया मगर मिल नहीं पा रहा है। हमने भैया कई बार अपने इन क्लेम को लेके अपने बदायूं में भी दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया हुआ है, पता नहीं, और यही इन्वेस्टमेंट हमारा अब नहीं मिल रहा। किस कंपनी में किया था? डायमंड इंफ्रालैंड। हमला ये डायमंड कंपनी में हमने मतलब किसी के द्वारा अपनी वो कराई थी आईडी वगैरह, फिर हमने एजेंट हुए तो हमने एजेंट में भी 4-5 आईडी कराई लोगों की। हमारा रुपया होगा करीब 1 से 1.5 लाख तक। एक डायमंड इंफ्रा लिमिटेड करके एक कंपनी थी बरेली में जो प्रॉपर्टीज़ में और इन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कराती थी। इसमें कई लोगों का करीबन कई करोड़ के ऊपर का इसमें रुपया इन्वेस्टेड है और वो कंपनी अचानक से फ़रार हो गई।
उनके एजेंट्स और जो भी उनके कस्टमर्स थे वो हमारे पास आए थे और कई लोग आए थे, इसलिए इसको देखते हुए, मैटर को इम्पोर्टेंस देते हुए हमने इसमें तुरंत FIR पंजीकृत कराई है और इसमें भी छानबीन चल रही है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली में बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आशंका है कि दुल्हन के प्रेमी ने दूल्हे को गोली मारी। सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस बारात को, जिस बेटे को, जिस भाई को ढोल नगाड़ों के साथ शादी रचाने के लिए विदा किया गया था, उसकी कार कुछ ही देर बाद अस्पताल के गेट पर खड़ी थी क्योंकि लड़की के सनकी प्रेमी ने दूल्हे को गोली मार दी थी। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में दुल्हन की चौखट पर बारात पहुंचने से पहले ही दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बारात धूमधाम के साथ लालगंज के लिए निकली थी, लेकिन मसेरपुर तिराहे के पास दो बदमाशों ने दूल्हे की गाड़ी का पीछा कर वारदात को अंजाम दिया। परिजनों के मुताबिक बिना नंबर प्लेट वाली बाइक में 2 लोग सवार थे जिन्होंने गोली मारकर हत्या की है। वहीं आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा व तोड़फोड़ किया। प्रथम दृष्टया जो मामला संज्ञान में आया है कि एक तरफा प्यार में पागल सन की प्रेमी ने ही दूल्हे की गोली मारकर हत्या की है। इस वारदात से गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और आश्वासन दिया कि जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अभिषेक उपाध्याय, आजमगढ़, न्यूज 18। और इसी के साथ खबर गर्मा गर्म में अभी के लिए बस इतना ही।